आज हम भुवनेश्वर के द्वारा रचित तांबे के कीड़े एकांकी का अध्ययन करेंगे, जिसमें भुवनेश्वर का संक्षिप्त कवि परिचय और उनकी एकांकी किस विषय को लेकर के लिखी गई है या उस एकांकी की क्या विशेषताएं हैं, इन सब बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। भुवनेश्वर प्रसाद जी का जन्म 1910 उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके जन्म स्थान पर ही इनको मिली है और बाद में बेरोजगारी में ये आगे अपना अध्ययन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कि दिसंबर 1933 में हंस में उनकी प्रथम एकांकी श्यामा प्रकाशित होती है। उसके उपरांत इन्होंने अनेक नए नए नाटक लिखे और इनका जो है 1936 में एकांकी संग्रह कारवा नाम से प्रकाशित होता है। इसमें इनकी नई नाट्य शैली को देख करके और दर्शकों में जो है एक अजीब सी चहल पहल या एक धूम सी मच गई थी, क्योंकि इनके एकांकियों में आपको कथा वस्तु से, फ्रायड के मनोविज्ञान से, उतार चढ़ाव, जीवन के किसी विशेष पहलू को छूते हुए बिंदु जो हैं इनकी एकांकियों के महत्वपूर्ण विषय हो गए। द्वितीय महायुद्ध के बाद हमारी जो सांसारिक संरचना थी उसमें एक नया सा दौर आ गया था। सारा ज्ञान और विज्ञान मानव संहार में जुट गया था और इस नरसंहार को देख करके बौद्धिक वर्ग जो हैं वो काँप उठा और यथार्थ की परिभाषा ही वर्तमान में बदल गई थी, जिसमें भुवनेश्वर ने तांबे के कीड़े एकांकी में एक नया प्रयोग किया। और इनके जो हैं अन्य नाटकों और एकांकियों में आप देखेंगे कि आज़ादी की नीति, जेसलूम, सिकंदर, 1950 में इनकी अकबर, चंगे खां, सिखों की गाड़ी आदि एकांकियाँ जो हैं नई नई आती हैं। हम लोगों के जो कोर्स में तांबे के कीड़े एकांकी है उसमें इन्होंने बताने की कोशिश करी है कि ये जो एकांकी है वो एब्सर्ड नाटक से परिभाषित होती हुई दिखाई देती है, जिसमें तांबे के कीड़े एकांकी जो है उसमें ना तो कथानक की तारतम्यता है और ना ही घटनाओं का संगठन है, का क्रम कोई नहीं है। पात्रों का संयोजन भी इस तरह का नहीं है कि उनके चरित्र स्पष्ट रूप से उभर कर हमारे सामने आए। इस एकांकी में अनाउंसर अमूर्त बातें करता है। यह भी स्पष्ट नहीं होता कि वह किस बात की घोषणा कर रहा है, परंतु आपस में वार्तालाप करते रहते हैं। यहाँ इस एकांकी में एक परेशान रमणी है जो ये नहीं जानती कि वह किस वजह से परेशान है और उसका जो पति है मशरूफ, उसकी बेचैनी का कारण, उसकी परेशानी का कारण किसी दूसरे को मानता है। परंतु जो निर्मला पात्र है वह परेशान रमणी के बारे में कुछ जानती नहीं है। निर्मला तो उसके लिए ऊनी बादलों में रहती है और वह थका हुआ हमसफ़र जो है अपनी थकान से परेशान है। वह अपने अतीत को बार बार याद करता है। इस पूरी एकांकी में इसी तरह की स्थितियों का संघर्ष दिखाया गया है, जो कि पूरी एकांकी को बहुत प्रभावशाली बनाता है। इसके साथ साथ इस एकांकी में हम कथानक या इसके तत्वों के आधार पर इसको मोटे मोटे रूप में समेटने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो एकांकी है इसमें लेखक ने नया प्रयोग करने की कोशिश करी है, जिसमें उस तत्वों के आधार पर
इसके जो है हम लोग विश्लेषण करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। इस एकांकी में आपके कोई कथानक यहाँ पर पर्टिकुलर आपको देखने को नहीं मिलेगा और कोई विशिष्ट पात्र नहीं देखने को मिलेंगे, परंतु फिर भी एकांकी अपने आप में क्या है, बहुत प्रभावशाली है। और अब हम लोग तत्वों के आधार पर तांबे के एकांकी की जो है समीक्षा करेंगे। इसमें कथानक पहला तत्व है। इस तांबे के कीड़े एकांकी में क्रमबद्ध व ठोस कोई कथा वस्तु नहीं है और चरित्र विकसित या समग्रता में नहीं है, पूर्णता में नहीं है। स्थितियों व विचारों को स्क्रीन के आगे पीछे किया गया है। मंच पर सिर्फ महिला अनाउंसर रहती है। इस रचना में कवि ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध की से उत्पन्न पीड़ा और भय को चित्रित करने की कोशिश करी है, जिसके तकनीकी अर्थात विज्ञान के निर्माण और विनाशक आविष्कार से हम क्या हो गए हैं, सब बेकार हो गए हैं। हमारे अस्तित्व संकट में आ गया है। हमें भौतिक लिप्सा ने जो है हमको अत्यधिक स्वार्थी बना दिया है। इसलिए हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर युद्ध से अलग होकर पेंशन बंद होने का खतरा भी मोल नहीं ले सकते। यहाँ पर अनाउंसर कहती है कि हम खुद नियम और मनुष्य को कायल कर देते हैं और हमारे अंतर को अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। अर्थात यहाँ पे मनुष्य क्या हो जाता है, बेसहारा और असुरक्षित हो जाता है। इसलिए इस एकांकी में कोई संपूर्ण कोई कथावस्तु ऐसा नहीं है। यहाँ जिंदगी को एक नाटक का रूप दिया गया है, यानी कि अपनी बुद्धि और विचार और दिमाग से जो है हम लोग काम करें। दूसरा आपके इसमें तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण, जो कि हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई सुगठित कथानक नहीं है। इसलिए पात्र योजना भी क्या है, लचीली है। किसी चरित्र का समुचित वर्णन यहाँ पे नहीं हो पाया है। इसमें प्रस्तुत में आपके रिक्शे वाला है, महिला अनाउंसर है, मसरूफ पति है, परेशान रमणी है, थका हुआ अफसर, पागल आया हुआ है। तीसरा है आपके संवाद एवं कथोपकथन। यहाँ पर कथानक व पात्रों के अनुसार इसमें कोई संवाद देखने को हमको मिलता है, परंतु ये कहें कि उनमें कोई क्रमिकता या कोई गतिता आपको देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, परेशान रमणी कहती है, अगर मैं देख लूँगी तो क्या होगा। मशरूफ पति, नहीं मैं नहीं चाहता, तुम तो सिर्फ सुनो, तुम सुन लोगी तो मेरा अंत हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह। परेशान रमणी, क्यों, तुम हमेशा इस तरह की बातें क्यों सोचा करते हो। मशरूफ पति, क्योंकि मैं इतना डरा हुआ हूँ कि तुमने ठीक ही कहा, मैंने यह सुन लिया है। अर्थात कोई तारतम्यता आपको नहीं देखने को मिलेगी। चौथा यहाँ पर जो है एकांकी का तत्व है भाषा। यहाँ पर एकांकी में बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा बोले जाने वाली भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें हिंदी के साथ साथ कहीं अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का भी समावेश मिलता है। भाषा में बनावटीपन या कृत्रिमता नहीं है। भाषा में यहाँ स्वाभाविक गति और रवानगी है। उदाहरण के लिए, रिक्शे वाले ने कितना अच्छा नाश किया है, मेरी ख्वाहिश है कि हम उसे स्टैचू बनाएं, उसके जाली ऑटोग्राफ बेचने के लिए कंपनियां खड़ी करें। आदि चीज़ें हैं। और पांचवा बिंदु है यहाँ संकलन त्रय। यह एकांकी प्रयोगशील होने की वजह से संकलन त्रयी की दृष्टि से उपयुक्त इसको कहा जा सकता है। इसमें स्थान, काल और परिवेश में समुचित समन्वय है। इस एकांकी में ड्राइंग रूम, सारी एकांकी जो है ये ड्राइंग रूम में गठित होती है,
चूँकि ये घटना प्रधान न होकर विचार प्रधान है, इसलिए संकलन त्रय की दृष्टि से यह सफल एवं उपयुक्त एकांकी है। प्रयोगशीलता व अभिनेता की दृष्टि से यह एकांकी कथानक, भाषा, मंच, प्रस्तुति, इन सभी स्तरों पर नवीन नाट्य शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसमें कथानक न होते हुए भी बहुत कुछ कहता है, अर्थात घटना कुछ कहती है। चरित्र न होते हुए भी घुटन एवं संत्रास की स्थिति को भोगते हुए जीते हैं। संवादहीनता व अजीबपन की स्थिति में भी यहाँ शब्द क्या करते हैं, धरातल पर सभी पात्रों को एक कर देते हैं। मंच एकदम साधा और साधारण है, इसलिए मंच पर दीवार से जरा हटकर काला स्क्रीन खड़ा किया गया है। मंच का आकर्षण महिला अनाउंसर ही है। वह रंग बिरंगे कपड़े, फूलदार ड्रेस इत्यादि से सजी हुई है। नाटक के प्रारंभ में और अंत में थोड़ी देर प्रकाश रहता है, बाकी पूरा नाटक जो है अंधकार में चलता है। इस तरह से यह दर्शकों को आकृष्ट करने की इसमें पूरी क्षमता है। बस आवश्यकता है तो अभिनेता और विचारवान दर्शकों की, जो इस एकांकी को क्या हो सके, समझ सके। इसलिए यह प्रस्तुत एकांकी जो हैं भुवनेश्वर प्रसाद की एब्सर्ड एकांकियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और नए समय में लिखी जाने वाली एकांकियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान ये रखती है, क्योंकि भुवनेश्वर खुद जी का ये मानना है कि एक नाटक का लिखना जो स्टेज के लिए नहीं लिखा गया है, किसी भी प्रकार का न्याय संगत नहीं है, क्योंकि उनकी जो मंच सज्जा कहीं कहीं जटिल है, इसीलिए वह नाटक का अतिरिक्त अस्तित्व मानते हैं। और ये एकांकी जो हैं अच्छे पढ़े लिखे लोगों के लिए है, जो कथा में स्थूलता और विस्तार के कारण आम दर्शक उनकी एकांकियों से नहीं जुड़ पाते हैं। ये उनके एकांकी की क्या है, समय सीमा है, जो कि उनके नाटकों की कथा वस्तु संगठित होकर नए होकर क्या है, विश्रृंखलित है, जो कि इस विश्व युद्ध के बाद बिखरे हुए संत्रास और पीड़ा को उजागर करती है। हमारे जीवन में कितने गहराई से विज्ञान के इस युग ने जो है प्रभाव डाला है, इसका भी एक उदाहरण इसी एकांकी में हमें देखने को मिलता है।